खेत में जाने के लिए प्रसाद बाहर निकल आए। शारदा बाहर बैठ के सब्जियां काट रही थी। उसे देखकर वो कहने लगे, क्या शारदा, तुम्हारा लाडला बेटा कहाँ है? जब से मैं उठा हूँ दिख ही नहीं रहा है। उसकी बातें सुनकर शारदा भी मजाक में कहती है, अभी भी वो माँ का लाडला बेटा है क्या जो देख पाओगे? ना ही बाप का सुनता है। अब वो बस अपनी बीवी के पीछे पीछे घूमता है और वो जो कहती है उसका पालतू बन के सुनता है। शुरुआत में सारे पति ऐसे ही करते हैं ना शारदा। सास बन गई तो तुम भूल गई क्या? तो अब क्या कहना चाहते हैं? तुमने जो शादी के बाद की वही तुम्हारे बेटे की पत्नी कर रही है। कल पोते की पत्नी भी वही करेगी। कौन हमारी बात सुनेगा बोलो? अब ये सब छोड़िए। जब भी आपको मौका मिलता है ना, आप तो बस मेरे ही पीछे पड़ जाते हैं। वैसे तो मैं तुमसे लड़ नहीं सकता शारदा, इसीलिए बातों से ही काम चला रहा हूँ। आप मुझसे बाद में भी लड़ाई कर सकते हैं। चलिए दिखाती हूँ आपका बेटा क्या कर रहा है। ऐसा कहकर जो सब्जियां काट रही थी उसे बगल में रख के वो उठ के प्रसाद को अपने साथ बगीचे में ले जाती है। वहाँ घर से सटा हुआ बगीचे में एक लोहे के चेयर पे रमेश बैठा हुआ था और अपने हाथों में घास लेकर वो गधे को खिला रहा था। खाओ गधे खाओ, अगर तुम ठीक से नहीं खाओगे तो तुम्हारी बहन अनामिका मुझे खाना नहीं देगी, मुझे सोने भी नहीं देगी। तुम अपना पेट भर के खाना खाओ, जैसे तुम्हारी बहन ने कहा है वही करो। ऐसा कहकर वो गधे को घास खिला रहा था। ये देखकर प्रसाद चुपचाप मुस्कुराने लगते हैं। शारदा देख के गुस्से से तिलमिला जाती है। देख लिया ना, बहू बेटे से क्या काम करवा रही है। बहू बेटे से गधे का काम करवा रही है और तुम मुझसे। बहुत हो गया। बहू तो दिनचर्या का सामान बेचकर पैसे कमा रही है। मुझे तो लगता है वो बहुत ही बुद्धिमती है, पर मुझे नहीं पता था कि मेरे बेटे से वो गधों वाला काम करवाएगी। इस तरह वो मनी मन गालियाँ देती है और वहाँ से चली जाती है। प्रसाद भी अपने खेत के काम के लिए निकल जाते हैं। तब तक अनामिका भी सामान लेकर बाहर निकल आती है और जोर जोर से कहने लगती है, अरे भाई साहब, घर के सामने आ जाइए, मैं राशन का सारा सामान लेकर आई हूँ। इस तरह से कहने पे अनामिका गधे को लेकर अनामिका के पास आता है। फिर अनामिका सारा सामान गधे पे लाद देती है। ए जी, मैं ये सब सामान बेच कर आती हूँ, आप खेत की तरफ जाइए। तुम जैसा कहोगी मैं वैसे ही करूँगा अनामिका। रमेश के ऐसे कहने पे अनामिका मुस्कुराती है और गधे को लेकर वहाँ से चली जाती है। फिर गधे को लेकर वो पूरा गांव घूमती है और अपने सारे सामान के बारे में लोगों को बताती है। जिसे जो चाहिए था वो अनामिका उन्हें देती है और पैसों के बदले वो खरीद लेते हैं। जो पैसे वो कमाती है उसी से अनामिका पूरा परिवार चलाती है। इसी तरह दिन निकल रहे थे। हर दिन और पूरा दिन भर वो गधा सामान लेकर ढोता था, इसीलिए वो काफी थक चुका था। एक दिन दोपहर का वक्त, उस दिन गर्मी भी बहुत तेज थी। गधा काफी थक चुका था, उसके पैरों में बहुत दर्द हो रहे थे। दर्द से पीठ टूट रहा था। वो बहुत प्यासा था। पानी पीने के लिए वो भागते हुए पास के तालाब में जाता है। गधे के पीछे पीछे अनामिका भी भागती है और तालाब को देखकर कहती है, आह मेरा गधा बेचारा, तुम कितने प्यासे हो। कब से तुम चिल्लाए जा रहे थे पर मैं समझ ही नहीं पा रही थी। जाओ, तुम पेट भर के पानी पियो। अनामिका की ये बात सुनकर गधा मनी मन कहने लगा, तुम क्या मुझे समझोगी? घर जाते ही तो तुम मुझे पति के पास भेज देती हो और सुबह होते ही मेरे पीठ में सामान लाद देती हो। तुम क्या समझोगी? मुझसे बातें करोगी तब तो समझ आएगा। ऐसा सोचकर गधा जितना झुक सकता था उतना झुककर वो पानी पीने लगता है। इस बीच वो अपना संतुलन खो बैठता है और सामान लेके पानी में गिर जाता है। पानी में गिरते ही वो गधा सामान लेके पानी में तैरने लगता है। उसका पीठ का थैला हल्का लगने लगता है। जल्दी से पानी से उठ के वो किनार में जाता है ताकि सारा पानी झड़ जाए, पर वजन ही नहीं था। उसका पीठ बड़ा ही हल्का लग रहा था। ये जादू कैसे हो गया? वो सोचने लगा, पर गधे को ये नहीं पता था कि राशन का सामान, साबुन, सर्फ, नमक सिर्फ पिघल ही नहीं गए हैं, बल्कि दाल तेल के पैकेट सारे नदी में बह गए हैं। गधे को समझ ही नहीं आया। उसे तो ये लग रहा था कि इतने वजनदार सामान होने के बाद भी वो पानी के ऊपर कूद सकता है, तो जरूर इस तालाब के पानी में कुछ जादुई शक्ति है। इसी तरह दिन निकल रहे थे। तभी एक दिन, राशन का सामान बेच के मुझे कुछ खास मुनाफा नहीं हो पा रहा है, अब से कपड़े भी बेचने होंगे।
ऐसा सोचकर अनामिका कपड़ों का बोझा उठा के गधे के पीठ पे रख के गांव के तरफ जाने लगती है। फिर पूरा गांव घूम घूम के कपड़े बेचने लगती है। घूमते घूमते गधे का पीठ फिर से दर्द होने लगता है, उसके पैर थक जाते हैं। तब गधा मनी मन सोचने लगता है, उस तालाब में पानी पीने से वजन कम हो जाएगा। ऐसा सोचकर गधा तालाब के पास जाता है और तालाब को देखने लगता है। लगता है भूखा है, इसीलिए आके यहाँ पे रुक गया। पर कुछ दिन पहले पानी पीने जाके सारा सामान बर्बाद कर दिया था। अब पता नहीं ये क्या करेगा। वहाँ जाके कपड़ों की मोटरी गधे के पीठ के नीचे उतार के वो बड़े ही सावधानी से रखती है ताकि उसमें पानी ना लगे, और गधे को एक रस्सी से बांध के उसे पानी पीने के लिए छोड़ देती है। गधा जैसे ही पानी पी लेता है, अनामिका कपड़ों का बोझा उसके पीठ पे रख देती है। गधा वो बोझ पीठ से फेंकने लगता है। क्या हो गया? ये कपड़ों का बोझ तुम पीठ से क्यों फेंक रहे हो? क्या तुम ये बोझ उठा नहीं पा रहे हो? गधा सर हिला के बताता है, हाँ, तुम्हारी तो उम्र हो चुकी है, तुम इतना वजन कैसे उठाओगे? अब मुझे कुछ तरकीब सोचनी पड़ेगी। ऐसा सोच के अनामिका उन कपड़ों का बोझ अपने सर पे रख के गधे पे जाके बैठ जाती है। गधा दुखी होकर मनी मन गालियाँ दे के आगे बढ़ने लगता है। रास्ते में कमला अनामिका को देख के बड़ा आश्चर्य होती है। ये क्या अनामिका, ये क्या कर रही हो? बुद्धिमानी का काम। ये बुद्धिमानी है? अरे कमला, मेरा गधा बुजुर्ग हो गया है, वो मेरा ही वजन नहीं उठा पा रहा है तो कपड़ों का वजन कैसे उठा पाएगा बताओ? इसीलिए मैं इसे उठा के ले जा रही हूँ। इस तरह कहकर वो आगे बढ़ने लगती है। उसकी बातें सुन के कमला बेवकूफी का काम करके कह रही है वो बुद्धिमानी का काम कर रही है। ऐसा सिर्फ शारदा की बहू अनामिका ही कर सकती है, बेवकूफ लड़की। कमला मुस्कुरा के वहाँ से चली जाती है। अनामिका को बाद में जब पता चलता है कि उसने क्या किया है, शर्म के मारे वो सर झुका लेती है। तब से वो घर के कामकाज में ही मन लगाती है और खुशी खुशी अपने परिवार के साथ जीवन बिताने लगती है। रघुनाथपुर गांव में वीरू और सुजाता नाम के एक दंपति रहते थे। उनकी 2 जुड़वा बेटी थी, अभिलाषा और अनामिका। ताकि पहचाना जाए कौन अनामिका है कौन अभिलाषा है, ईश्वर ने अनामिका के हाथों में एक काला तिल दिया था। एक दिन खाना पकाने के दौरान सुजाता रो रही थी। तभी वीरू सब्जियां लेकर उसके पास आता है। क्या हो गया सुजाता, तुम रो क्यों रही हो? मुझे हमारी बड़ी बेटी अभिलाषा को लेकर कोई चिंता नहीं है। बहुत सुशील लड़की है, उसे पता है कि लोगों के साथ कैसे बात करना है, कैसा बर्ताव करना है। बस मैं परेशान हूँ और रो रही हूँ हमारी छोटी बेटी अनामिका के लिए। छोटी बेटी को क्या हुआ? और क्या होगा, उसे अपनी खूबसूरती का अहंकार है। अहंकार और घमंड से जब वो बर्ताव करती है, ये सब देखकर मैं उसे डांटने लगती हूँ। मुझे तो लग रहा है कि अच्छा होगा अगर हम दोनों बहन की शादी एक ही मंडप से एक ही साथ करा दे तो। इस तरह दोनों बातचीत करते हैं, खाना खाते हैं और लंच बॉक्स लेकर वो खेत में काम के लिए चले जाते हैं। एक दिन अपने बगीचे के अमरूद पेड़ के नीचे बड़ी बेटी अभिलाषा बहुत दुखी होकर बैठी हुई थी। उसे दुखी देखकर माँ पिताजी उसके पास आते हैं। पिता वीरू उसे देखकर बहुत चिंतित हो जाते हैं। क्या हुआ बेटा, इस तरह दुखी होकर पेड़ के नीचे अकेले क्यों बैठी हो? 1 हफ्ते के बाद से पिताजी मैं आपके साथ नहीं रह पाऊंगी। शादी के नाम पे किसी इंसान पे भरोसा करके मुझे उसके साथ जाना होगा। फिर वहाँ पे सबका दिल रख के मुझे अपनी जिंदगी गुजारनी होगी। औरत के जन्म में ये सब करना पड़ता है। क्या मैं तुम्हारे पिताजी पे भरोसा करके उनके साथ नहीं आई? तुम्हें और तुम्हारी बहन को जन्म नहीं दिया। इस तरह से वो अभिलाषा को समझाती है। देखते देखते 1 हफ्ता निकल जाता है। खूबसूरत लड़की अभिलाषा की रमेश नाम के बहुत ही भले लड़के से धूमधाम से शादी होती है। रमेश एक किसान था। वो नेचुरल खाद का प्रयोग करके बहुत अच्छा फसल उगाया करता था। पर रमेश कुछ खास देखने में नहीं था। उसे देखकर उसे लगता है कि उसकी बहन की खूबसूरती के आगे रमेश कुछ भी नहीं है। वो शादी के दौरान ही अपनी दोस्तों से कहने लगती है कि लड़का हो तो रणबीर कपूर जैसा। सुन के सारी दोस्त ऊपर से हंस रही थी पर अंदर अंदर गालियां दे रही थी। दिल में दर्द, आंखों में आंसू लेकर अभिलाषा माँ पिताजी से विदा लेकर ससुराल में कदम रखती है। सासू माँ शारदा बहू अभिलाषा को पास बुला के कहती है, अभिलाषा बेटा, भले तुम बहू बन के इस घर में आई हो पर तुम मेरी बेटी हो। जैसे अपने माँ पिताजी के पास थी वैसे यहाँ रहना। हम दोनों मिलके एक साथ कामकाज करेंगे और खुशी खुशी रहेंगे। हाँ, सिर्फ कहने का ही नहीं था, शारदा और प्रसाद अभिलाषा को अपनी बेटी की तरह ही देखते थे। अभिलाषा भी घर का कामकाज और खाना पकाने में निपुण थी।
देखते देखते इसी के साथ उसने 2 बच्चे हरीश और भाव्या को जन्म भी दी। वो बच्चों का ख्याल रखती थी, अच्छा संस्कार देती थी और तैयार करके हर दिन उन्हें स्कूल भी भेजा करती थी। देखते देखते 4 साल निकल गए। अब वीरू अपनी छोटी बेटी अनामिका के लिए रिश्ता देखने लगे। अनामिका कहने लगी, ये अच्छा दिखता नहीं है, अच्छा हैंडसम नहीं है। ये सब कहकर वो रिश्ता ठुकराने लगी। फिर माँ पिताजी को लगने लगा कि ऐसा ही चलता रहा तो उसके लिए कोई अच्छा रिश्ता ही नहीं मिलेगा। एक दिन अचानक से किचन में अभिलाषा बेहोश होकर गिर जाती है। थोड़ी देर बाद शारदा वहाँ आकर अभिलाषा को उस हालत में देखकर बहुत परेशान हो जाती है। बार बार बुलाने के बाद भी अभिलाषा जवाब नहीं दे रही थी, हिलडुल नहीं रही थी। शारदा परेशान होकर प्रसाद को बुलाती है। प्रसाद जल्दी जल्दी किचन में आके अभिलाषा को उस हालत में देखते हैं। फिर तुरंत वो रमेश को फोन लगाते हैं। उधर रमेश भी परेशान होके वीरू को फोन लगाता है। रोते रोते बेटी के पास आने के लिए वो रवाना हो जाते हैं। रमेश घर लौट आता है। एम्बुलेंस बुलाकर वो जल्दी से उसे अस्पताल ले जाता है। डॉक्टर परीक्षा करके कहते हैं कि अभिलाषा की मौत हो चुकी है। अब सभी लोगों का रोना धोना शुरू हो जाता है। हरीश भाव्या कहने लगते हैं उनकी माँ मरी नहीं है। अनामिका का हाथ पकड़ के वो माँ माँ कहने लगते हैं। ये सुनकर वहाँ खड़े सभी लोग और दुखी हो जाते हैं। फिर अंतिम संस्कार किया जाता है। फिर एक दिन अनामिका जब अपने माँ पिताजी के साथ जाने लगी तो बच्चे मिलके उसे रोकने लगे। सभी लोग सोच विचार करते हैं। फिर अनामिका के मर्जी के खिलाफ ही अनामिका की शादी रमेश से कर दी जाती है। ससुराल में अनामिका कुछ नहीं करती थी। सासू माँ शारदा से वो खाना पकवाती थी और ससुर जी प्रसाद से वो घर का काम काज करवाती थी। पर बहन के बच्चों के साथ वो बड़े प्यार से रहती थी। इस बात से सभी घर के लोग खुश थे। इसी तरह दिन गुजर रहे थे। बाद में अनामिका ने आकाश और मित्रा 2 बच्चों को जन्म दिया। अब चूंकि उसे अपने बच्चों के लिए पूरा जायदाद चाहिए था, इसीलिए अपने बहन के बच्चे हरीश और भाव्या को अब वो डांट फटकार लगाने लगी थी। स्कूल से लौटने के बाद एक कमरे में बंद करके उन्हें बहुत मारती थी। जब रमेश पूछता था तो कह देती थी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, शैतानी कर रहे हैं, और कभी कहती थी टीचर ने ऐसा करने को कहा है। और अगर बच्चे कहने जाते थे तो उन्हें मारने का और डर दिखाती थी। एक दिन अनामिका अपने बहन के बच्चे हरीश और भाव्या को लेकर खेत के तरफ जाती। वहाँ रमेश ने जानवरों के घास काटने के लिए एक मशीन रखा था। वहाँ आकाश और मित्रा मस्ती कर रहे थे। वहाँ हरीश और भाव्या को भी लेकर आती है अनामिका। रमेश घास काट के उसे पशुओं को खिलाने के लिए गया हुआ था। अनामिका को देखकर बच्चे माँ आ गई है कहकर उसके पास भाग के आते हैं। वो भी अपने बच्चों को देखकर बहुत खुश होती है। बुरे इरादे से उसने सोचा कि अच्छा समय है, रमेश भी अभी नहीं है, इसीलिए हरीश और भाव्या को घास काटने की मशीन की तरफ धकेल दिया जाए। पर बिना देखे ही हड़बड़ी में अनामिका ने आकाश और मित्रा को धकेल दिया था। तभी अचानक से आकाश और मित्रा माँ माँ कहकर चिल्लाने लगे। हरीश भाव्या दौड़ के जाते हैं और मशीन बंद करते हैं। अनामिका मानो सदमे में चली गई। चिल्लाने की आवाज सुन के रमेश भी भाग के वहाँ आता है। रमेश समझ जाता है कि अनामिका क्या नुकसान करने वाली थी। गुस्से से कहता है, अनामिका, जब से तुम्हारे अपने बच्चे हुए हैं, तुम्हारे बहन के बच्चों के लिए तुम्हें प्यार ही नहीं है। तुम बदला लेने लगी और इसके पीछे की वजह है ये सब जायदाद। मुझे सब पता है, पर तुम एक बात भूल रही हो, इन चारों बच्चों के पिताजी मैं ही हूँ। अनामिका बिना जवाब दिए हुए सर झुका के खड़ी रहती है। जिन बच्चों को तुम मारना चाह रही थी, वही बच्चे आज तुम्हारे बच्चों की जान बचाई है। अभी भी तुम जान लेना चाहती हो तो जाओ, मैं आंखें बंद करता हूँ, तुम उनका गला दबा दो। ऐसा कहकर अनामिका के सामने हरीश और भाव्या को खड़ा कर देता है रमेश। हरीश भाव्या रोने लगते हैं, अपने हाथ जोड़ लेते हैं। सब कहते हैं आप हमारी मौसी नहीं, आप बिल्कुल माँ जैसी दिखती हो, आप हमारी माँ हो। आपके प्यार के अलावा हमें और कुछ नहीं चाहिए। हाँ माँ, भाई सच कह रहा है। अगर आप चाहती है कि आपकी आंखों के सामने हम ना रहे, हम चले जाएंगे, हॉस्टल चले जाएंगे, छुट्टियों में हम आया करेंगे। अगर फिर भी चाहती हो कि हम जिंदा ना रहे तो हमें कह दो माँ, हम कुएं में कूद के अपनी जान दे देंगे। हरीश और भाव्या ऐसा कहकर रोने लगे। तभी आकाश और मित्रा उनके पास आके उनके आंसू पोंछे। ये देखकर रमेश और अनामिका बहुत खुश होते हैं। तब से अनामिका कहने लगी कि उसके 2 बेटे और 2 बेटियां हैं और सभी के साथ खुशी खुशी रहने लगी। बहू की जिम्मेदारियां भी उठाने लगी और एक खुशहाल जिंदगी व्यतीत करने लगी।